एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से क्लास 12 अमीन्स चैप्टर आज हम लोग बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। 50 मिनट के अंदर इस चैप्टर को खत्म करेंगे। यहाँ हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन तो पढ़ेंगे ही, साथ में मैं अपने ऐसे नोट्स, अपने ऐसे माइंड मैप पॉइंटर्स भी लाई हूँ, जिन पॉइंटर्स से जो चीज़ आपको एनसीईआरटी में थोड़ी बहुत डिफिकल्ट भी लगे तो मैं उसको और सिंप्लीफाइड करके समझा दूंगी। लेट्स स्टार्ट। अभी दीदी पढ़ाई में लगे अब सब इजी। अभी दीदी तैयारी हो ऐसी कि हो सक्सेस स्पीडी। देखिए, अमीन को अब एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन शुरू करते हैं। देखिए, अमीन होता क्या है ये आपको समझ ऑब्वियसली नहीं आ रहा होगा, मैं समझाने वाली हूँ, टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा देती हूँ ताकि अगर बाय चांस कभी आपको एमसीक्यू वगैरह भी आता है तो आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पर जो अमीन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ये कैसे बनता है? ये बनता है जब हम रिप्लेस करते हैं वन या मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल को किससे रिप्लेस करते हैं? एल्काइल या अराइल ग्रुप से करते हैं। अब ये क्या बोल दिया, इसको समझने के लिए ये समझिए। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम अमोनिया ले रहे हैं। अमोनिया क्या है? NH3। NH3 के इस वाले हाइड्रोजन को आप देख रहे हैं, N के पास टोटल कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। हम क्या करेंगे, अगर इस हाइड्रोजन को हटा के कोई अराइल ग्रुप लगा दे या अल्काइल ग्रुप लगा दे, यानी कि कुछ ऐसा CH3 लगा दे या C2H6 इस तरीके के ग्रुप्स लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? आपका अमीन बन जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने क्या लिया है? अमोनिया। अमोनिया में से H हटाया और अल्काइल ग्रुप लगाया तो आपका क्या बन जाएगा? इसकी जगह RNH2 यानी अमोनिया बन गया। अब अगर आप यहाँ से ध्यान दीजिए, 3 H था, आपने एक H हटाया तो यहाँ 2 H बचा है। अब अगर यहाँ 3 H है, यहाँ पर आपने इसमें से 2 H हटा दिया तो एक ही बचेगा। और अगर यहाँ 3 H है, यहाँ से आपने तीनों H हटा लिए तो एक भी H नहीं बचेगा। ये वाले में जो बनता है वो आपका 1 डिग्री का होता है। यहाँ पर 2 डिग्री अमीन बनता है और यहाँ पर 3 डिग्री अमीन बनता है, ये याद कर लीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर अगर आप नेचर में देखेंगे ना तो जो अमीन्स होते हैं ना ये प्रोटीन में, विटामिन में, एल्कलॉइड्स में, हॉर्मोन्स में आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं सिंथेटिक में एग्जाम्पल दूँ कि मतलब जो खुद से हम लोग अमीन बनाते हैं, जैसे कि पॉलीमर्स हो गए, डाई के स्टफ्स हो गए, ड्रग्स वगैरह बनते हैं। यहाँ पर दो बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या हैं? एक है एड्रेनिन और एक एफिड्राइन। ये आपके बॉडी में होते हैं। वो दोनों ही के पास क्या होता है? इसमें सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये जो दोनों नाम है ये किस लिए यूजफुल होते हैं? ये ब्लड प्रेशर आपके इंक्रीज करते हैं। ठीक है, अब एक और नाम बता रहा है नोवोसाइन। ये बेसिकली डेंटिस्ट्री में एनेस्थेटिक के रूप में यूज किया जाता है। फिर एक है बेनाड्रिल। ये क्या है? ये एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है जिसमें टर्शरी अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। अगर क्वाटिनरी अमाइनो सॉल्ट्स की बात किए जाए तो वो किस में यूज होता है? सरफेक्टेंट्स में यूज आता है। तो जब हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स वगैरह बनाते हैं ना तो उसमें इंटरमीडिएट में क्या फॉर्मेशन होती है? डाइजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। तो अब चलिए हम लोग अमीन्स को बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले फिर से यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर क्या होता है? ये अमोनिया का डेरिवेटिव होता है हमारा अमाइन। अमोनिया क्या होता है? NH3 होता है। अगर हम जैसे ये है आपका N एंड इस पे H3 लगा हुआ है तो अगर हम एक हाइड्रोजन हटा के इसकी जगह CH3 ग्रुप लगा दें, यानी कोई R ग्रुप लगा दें, तो यही यहाँ पर लिखा है कि अगर हम 1 या 1 से ज़्यादा हाइड्रोजन को हटा के अगर कोई CH3 या R ग्रुप बेसिकली अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ लगा दें तो अमाइन बन जाता है। अगर एक हाइड्रोजन हटा के आपने एक R ग्रुप लगाया है तो वो कौन सा अमाइन है? 1 डिग्री। अगर आपने 2 हाइड्रोजन हटा के 2 R ग्रुप लगाए हैं तो 2 डिग्री एंड 3 हाइड्रोजन हटा के अगर आपने 3 ग्रुप लगाए हैं तो 3 डिग्री अमाइन बन जाता है। तो अमाइन का स्ट्रक्चर होता कैसा है? सबसे पहले अगर मैं बात करूं अमोनिया के स्ट्रक्चर की, ये NH3 क्या है? ये अमोनिया का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अमोनिया में क्या होता है? एक N होता है और इसके ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं और H3 होता है। इसकी शेप क्या होती है? ये इसका अगर देखेंगे ना तो कितने लोन पेयर हैं और कितने बॉन्ड पेयर हैं मिला के क्या पता चल रहा है कि ये sp3 हाइब्रिडाइज है। ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? अमाइंस की बात नहीं कर रहे हैं, अभी अमोनिया की बात कर रहे हैं, जिससे कि अभी अमाइन डिराइव होगा, है ना। तो अमोनिया जो होता है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज टेट्राहेड्रल और इसकी शेप होती है ट्राइगोनल पिरामिडल शेप की होती है। यहाँ पर यही सेम चीज लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, sp3 हाइब्रिडाइज है, ज्योमेट्री आपकी पिरामिडल है और यहाँ पर ईच ऑफ द 3 sp3 हाइब्रिडाइज जो ऑर्बिटल होता है नाइट्रोजन का वो ओवरलैप करता है किसके? हाइड्रोजन के ऑर्बिटल से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर जो
CN और E जो है उसका, वेयर E क्या है आपका, तो C हो सकता है या H हो सकता है। तो ये क्या देखा गया कि यहाँ पर लेस देन 109.5 डिग्री का आपको बॉन्ड एंगल देखने को मिला। ये क्यों देखने को मिला? बिकॉज यहाँ पर ड्यू टू अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आपको लेस देन 109.5 डिग्री का एंगल देखने को मिलता है, जबकि होना इतना चाहिए था। जैसे फॉर इंस्टेंस यहाँ पर 108 डिग्री अगर आप ट्राई मिथाइल अमाइन के केस में देखेंगे तो 108 डिग्री का है, जबकि होना कितना चाहिए था, इतना। और ये क्यों होता है, क्यों लेस आता है? ये लेस इसीलिए आता है ड्यू टू अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब बात करते हैं आपके क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन, अमाइन की क्लासिफिकेशन, देयर आर 2-3 वेज, वो बता देती हूँ। सबसे पहला क्लासिफिकेशन तो आप जान गए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, जहाँ पर डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कितने हाइड्रोजन एटम्स निकाल के कितने अल्काइल ग्रुप जोड़े हैं, है ना। फिर नेक्स्ट होता है आपका, एक होता है आपका अराइल अमाइन, जो इस तरीके से आप देख सकते हैं। जब हम लोग बेंजीन रिंग के ऊपर क्या अटैच करते हैं, NH3 यानी कि आपका अमोनिया अटैच करते हैं, या ये भी हो सकता है। फिर हेट्रोसाइक्लिक भी एक क्लासिफिकेशन होती है, जिसमें कि हम एक नॉर्मल से रिंग में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर N अटैच कर दे रहे हैं। वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नॉर्मल से रिंग में, एक नॉर्मल से बेंजीन रिंग में हम लोग N अटैच कर दे रहे हैं। ये हो गया। एक और क्लासिफिकेशन होती है जहाँ पर एक होता है मिक्स्ड या फिर सिंपल। सिंपल मिक्स्ड क्या हुआ, देखिए, सिंपल वो हो गए जिनका जो R है वो R डैश के बराबर है, और मिक्स्ड है जिनका R R डैश के बराबर नहीं है। अब इसका एग्जांपल से समझ आ जाएगा। R और R डैश क्या है, मान लीजिए जो N है इसके जो साथ में यहाँ पर कुछ CH3 लगा है, यहाँ कुछ CH3 लगा है, ये वाला जो R ग्रुप है और ये वाला जो R ग्रुप है दोनों सेम है, इसीलिए ये क्या है आपका सिंपल अमीन है। और वही अगर N होता, यहाँ पर CH3 समथिंग लगा रहता है, यहाँ पर C2H6 कुछ समथिंग लगा रहता, तो क्या होता है, यहाँ का ये वाला जो R है और ये वाला R है दोनों तो इक्वल नहीं है, यानी ये क्या है आपका मिक्स्ड अमीन का केस हो गया, जहाँ पर ये वाला R और ये वाला R सेम नहीं है। यहाँ पर ये वाला R और ये वाला R N से जो अटैच्ड है, ये R और ये R सेम है, इसलिए ये सिंपल अमीन हो गया। यही यहाँ पर गिवन है। चलिए अब नॉमेनक्लेचर शुरू करते हैं। नॉमेनक्लेचर कैसे होगा, तो सबसे पहले इन कॉमन सिस्टम अगर बोले तो एक एलिफेटिक अमीन के लिए, अब ये एलिफेटिक बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए, एक होता है आपका एरोमेटिक कंपाउंड और एक होता है आपका एलिफेटिक कंपाउंड। वेरी इजी। एरोमेटिक अगर आपको कहीं भी रिंग दिख रही है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड में आता है, और एलिफेटिक क्या होता है, जो ओपन चेन वाले कंपाउंड होते हैं उनको एलिफेटिक कहते हैं। तो हम लोग अगर एलिफेटिक अमीन लेंगे, यानी कि कुछ ओपन चेन वाला ही कुछ ऐसा अमीन लेते हैं, तो यहाँ पर ना एक प्रीफिक्स अल्काइल ग्रुप अमीन में लग जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए अल्कल अमीन, यानी कि यहाँ पर अगर कोई मिथाइल ग्रुप अगर ऐड है अमीन से तो क्या बन जाएगा, मिथाइल अमाइन बन जाएगा। देखिए, कॉमन नेम में अल्काइल अमाइन करके लिखेंगे, मिथ है तो मिथाइल अमाइन, अगर 2 कार्बन का है तो इथाइल अमाइन, और यहाँ पर क्या है आईयूपैक नेम कैसे लिखेंगे, वो होगा अल्कन अमाइंस करके लिखेंगे। एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा, अभी मैं बस NCERT पढ़ा रही हूँ, ठीक है। देखिए, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है CH3NH2 है, NH2 है, उससे क्या अटैच है आपका CH3 अटैच है, तो ठीक है हम लोग H3 ऐसे अटैच कर देते हैं। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो आपका NH2 है, इससे ये जो CH3 अटैच्ड है, ये कितना कार्बन है, एक ही कार्बन है। 1 को क्या बोलते हैं, मिथ बोलते हैं। और अगर हम लोग इसका आईयूपैक नेम लिखेंगे तो क्या होगा, मिथन, और फिर लास्ट में अमाइंस जुड़ जाएगा तो अमाइन हो गया। ये आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर, तो इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। अब इन केस ऑफ मोर देन 1 अमाइनो एसिड अगर प्रेजेंट हो डिफरेंट पोजीशंस एक पेरेंट कार्बन चेन में, तो हम क्या करते हैं, वहां पर सूटेबल प्रीफिक्स डाई ट्राई वगैरह यूज करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये इसको मेन पेरेंट चेन मानेंगे, तो देखिए ये 1 हो गया, ये दूसरा हो गया, नंबरिंग करिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 1 पे भी एक अमाइन लगा है और 2 पे भी एक अमाइन लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, ईथेन। 2 कार्बन का चेन है तो ईथेन, फिर 1 पे अमाइन लगा है तो 1,2 और 2 अमाइंस है तो डाई अमाइन। चलिए और एग्जांपल देखते हैं और क्लियर ही होते जाएगा जैसे जैसे एग्जांपल्स देखेंगे हम। देखिए NH2 है, NH2 से ये जो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, यानी कि इथ है। तो देखिए कॉमन नेम में क्या होता है, इथाइल से लिखते हैं तो इथाइल अमाइन होगा, और आईयूपैक नेम में क्या होगा, अल्कनामाइन करके लिखते हैं तो इथेनामाइन करे हो जाएगा। अब जैसे ये वाला इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, यहाँ पर जब हम नंबरिंग देंगे तो इस तरीके से नंबरिंग देंगे, ये चेन लेंगे, तो देखिए 1 2 3 जब हमने नंबरिंग दिया तो यहाँ पर 2 पे आपका NH2 लग रखा है, तो हम क्या लिखेंगे 1 2 3, 3 यानी कि होता है प्रोपन, तो प्रोपन, और फिर 2 पे क्या लगा है, अमीन लगा है, तो प्रोपन 2 अमीन हो जाएगा, ये इसका आईयूपैक नेम। और अगर कॉमन नेम बोलेंगे तो आइसो प्रोपाइल अमीन
कहते हैं, ठीक है। अब ये एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, अब इसमें आप चेन क्या लेंगे, इसमें चेन आप कुछ बच्चे लेंगे कि ये हम चेन ले लेते हैं, नहीं, कभी भी कार्बन चेन में आपको सिर्फ कार्बन को इंक्लूड करना रहता है। आप एन कैसे इंक्लूड करें, तो ये एक ही का चेन है, आपने एक ही चेन लिया, ये 1 नंबरिंग हो गया, 1 पे आपका ये लगा हुआ है, तो आप कैसे लिखेंगे N, डाई मिथाइल, 2 मिथाइल लग रखा है, मिथन अमाइन, तो ये हो गया आपका। कैसे आयुपैक नेम लेना है, कैसे आप चेन लेंगे वो मेंशन्ड है। अब आयुपैक नेम खत्म हो गया, अब वेरी इंपॉर्टेंट हम शुरू करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। अमीन कैसे बनते हैं, वेरी इजी, मतलब इससे ज़्यादा इजी मुझे नहीं लगता है इस चैप्टर में कोई चीज़ है, एंड इससे मार्क्स मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रोसीजर आता है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। एक नाइट्रो कंपाउंड लेना है, उसको रिड्यूस करना है। कैसे रिड्यूस होगा, हम लेंगे H2 या पैलेडियम इथेनॉल के प्रेजेंस में, या फिर हम क्या ले सकते हैं SnHCl या Fe और HCl लेके रिडक्शन होती है, ठीक है। रिड्यूस होके क्या होगा, यहाँ जो NO2 ग्रुप लग रखा है वो NO2 ग्रुप की जगह क्या आ जाएगा, NH2 ग्रुप हो जाएगा, और बस दैट्स द रिएक्शन। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि यहाँ पर जैसे आपने बहुत सारे रिएजेंट देखे, यहाँ देखे कि आप H2 या PD ले सकते हैं इथेनॉल के प्रेजेंस में, या फिर आप SnHCl ले सकते हैं, या Fe प्लस HCl ले सकते हैं, लेकिन इसमें से प्रेफर ज़्यादा कौन सा होता है, तो मोस्टली यहाँ पर हम क्या प्रेफर करते हैं, Fe प्लस HCl को प्रेफर करते हैं। क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब Fe और HCl का रिएक्शन होता है ना, तो FeCl2 बनता है, और बाद में वाटर के साथ रिएक्ट करके ये FeOH2 और HCl बनाता है। अब इससे क्या होता है कि अगर आप थोड़ा सा अमाउंट ऑफ HCl दे देते हैं तो ये रिएक्शन होते जाती है, और एंड प्रोडक्ट में HCl भी बनता है, यानी कि इस HCl से आगे की रिएक्शन भी कंटिन्यू होते जाती है। यानी कि यहाँ पर बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आपको एंड में एंड प्रोडक्ट मिलता है जब आप Fe प्लस HCl को रिएजेंट के रूप में यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको फिर ऐसे अगर ये खुद ही रिएक्शन HCl बना ले रही है तो आपको शुरू में कम अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड देने की जरूरत पड़ेगी रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रोसेस होता है आपका अमाइनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, जिसको हॉफमैन अमाइनोलाइसिस भी कहा जाता है। ये बेसिकली होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि किसमें किया जाता है, सील्ड ट्यूब 373 केल्विन पे किया जाता है। ये कैसे होता है, वेरी इजी अगेन। इसमें क्या होता है, यहाँ आप लेते हैं एक NH3, व्हाट इज दिस, दिस इज योर अमोनिया, एंड देन व्हाट यू डू इज आप लेते हैं एक हेलो एल्केन। जब आप हेलो एल्केन को अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हेलो एल्केन में एक R होता है और एक X होता है। ये X क्या होता है, आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन वगैरह हो सकता है, ठीक है। अब अगर आपने हेलो एल्केन वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें क्या बताया जाता है कि जो आपके हैलोजेंस होते हैं दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है आपका X ग्रुप, इसलिए इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जो R ग्रुप होता है उसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब देखिए ये जो N के ऊपर लोन पेयर है, ये क्या हो रहा है, इसको नेगेटिव चार्ज दे रहा है। अब ये नेगेटिव, ये जो लोन पेयर है वो किससे अट्रैक्ट होगा, इस पॉजिटिव वाले से अट्रैक्ट होगा, यानी कि ये इसके साथ जाके चिपक जाएगा। तो ये क्या होगा, NH3 और R साथ में हो जाएंगे, और यहाँ पर जो X होगा उस पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव बना रहेगा। अब ये क्या कहलाता है, इसको सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट कहते हैं। अब अगर इसका रिएक्शन अगेन NH3 के साथ किया जाए तो क्या होता है, ये जो है ना R NH3 ये बाहर निकल के आ जाते हैं, और ये जो X नेगेटिव होता है ये NH4 और X नेगेटिव साथ हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 1 डिग्री का अमीन मिल जाता है। अब अगर कोई बोले कि अगर हम लोग RX को एक्सेस में ले ले, यानी ये जो हमने रिएक्शन कराई ये कुछ ज़्यादा ही अगर हम लोग हेलो एल्केन को एक्सेस में ले लेते हैं तो क्या होगा, तो होता ये है कि ये रिएक्शन चलती ही जाती है, चलती ही जाती है, चलती ही जाती है, चल चल के कहाँ तक पहुँच जाती है, जो 1 डिग्री वाला है जब RX के साथ रिएक्ट करता है तो वो 2 डिग्री का बनाता है, और जब फिर से 2 डिग्री, क्योंकि आपने RX एक्सेस में दे दिया तो फिर से ये जो 2 डिग्री बनाना अगेन ये RX के साथ रिएक्शन करने लगता है और 3 डिग्री बना लेता है, और फिर ये जो 3 डिग्री बनाना वो अगेन RX के साथ रिएक्शन कर लेता है, अंदर ही अंदर रिएक्शन चलती जाती है, और क्या बन जाता है, क्वाटिनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाता है, दैट इज R4N पॉजिटिव X नेगेटिव। वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर अगर आपसे कोई बोले कि ये तो हो गया RX हमने एक्स्ट्रा में ले लिया तो ये तो रिएक्शन चलती जाएगी, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्वाटिनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा, लेकिन हम क्या करें कि हमें सिर्फ 1 डिग्री ही चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, तो आपको RX की जगह किसको एक्सेस में लेना पड़ेगा, NH3 को अगर आप एक्सेस में ले लेंगे। देखिए फिर से एक बार समझा रही हूँ, इस बार क्लियर हो जाएगा। अगर आप RX को एक्सेस में लेंगे तो क्वाटिनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा, यानी कि रिएक्शन चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी, पहले 1 डिग्री बनेगा, 2 डिग्री बनेगा, 3 डिग्री अमीन बनेगा,
जाएगा और फिर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा। लेकिन अगर आपको चाहिए कि हमें तो बस 1 डिग्री तक ही रोक देना है रिएक्शन, तो हम क्या करेंगे, NH3 को एक्सेस में ले लेंगे। तो जब आप NH3 को एक्सेस में लेंगे, अमोनिया को एक्सेस में लेंगे, तो आपको मेजर प्रोडक्ट प्राइमरी अमीन यानी 1 डिग्री अमीन ही मिलेगा। अगर यहाँ पर क्या एक और चीज़ गिवन है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है हैलाइड्स की, तो जो RI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, RBr एंड देन RCl होता है। अब एक और चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है कि फ्री अमीन जो है वो कैसे ऑब्टेन होता है अमोनियम सॉल्ट से, जब हम लोग इसको स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको मिलता है। ठीक है, ये हो गया, एक और हमने प्रोसेस कंप्लीट कर ली। अब नेक्स्ट आते हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। हम लोग नाइट्राइल्स का रिडक्शन करा के भी कर सकते हैं। दिस इज वेरी इजी भाई। देखिए कैसे, यहाँ पर हम क्या रिएजेंट का यूज करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हैलाइड, जिसको कैसे क्या लिखते हैं, LiAlH4 लिखते हैं। या तो आप H2PD का यूज कर सकते हैं या NaHG या इथेनॉल जो होता है ना उसका यूज कर सकते हैं। अब इससे क्या होता है ना, इससे ये होता है कि जब हम लोग नाइट्राइल लेते हैं, नाइट्राइल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। तो जब हम लोग इसको रिएक्शन कराते हैं इसके साथ, तो होता ये है कि जैसे यहाँ आप ध्यान से अगर देखेंगे तो सबसे पहला ये वाला बॉन्ड टूटता है। ये बॉन्ड टूटेगा तो एक इसको हाइड्रोजन जाएगा और ये दूसरा हाइड्रोजन इसको जाएगा, ये बॉन्ड टूटने से। फिर अगला बॉन्ड टूटता है तो एक और हाइड्रोजन इस पे लग जाता है, एक और हाइड्रोजन इस पे लग जाता है। तो अब ये क्या बन जाता है, RCH2 और NH2 बन जाता है। तो यही होता है यहाँ पर RCH2NH2 दैट इज 1 डिग्री अमीन बनता है। इससे सिर्फ और सिर्फ आप 1 डिग्री अमीन ही बना सकते हैं। तो वेरी इजी, कैसे नाइट्राइल का रिडक्शन हो रहा है, ये जब 2 बॉन्ड टूट रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन इस पे लग रहे हैं और 2 हाइड्रोजन इस पे लग रहे हैं और हो जा रहा है आपका 1 डिग्री अमीन की फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज क्या इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, दैट इज इट इज यूज्ड फॉर एसेंट्स ऑफ अमाइन सीरीज। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कंटेनिंग 1 कार्बन एटम मोर देन द स्टार्टिंग अमीन, यानी जो आपने स्टार्टिंग की अमीन लिया था उसमें अगर ये R ग्रुप जो लग रखा है वो एक C वाला है, तो रिएक्शन होने के बाद +1 एक और C आ जाता है, यानी कि यहाँ 2 कार्बन हो जाते हैं। यानी ये वाला जो अब की बार R होगा ना वो 2 कार्बन वाला होगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिएक्शन के शुरुआत में जितने कार्बन होंगे ना, रिएक्शन होने के बाद +1 कार्बन एक्स्ट्रा आ जाता है आपके रिजल्ट में। ठीक है, अब बात करते हैं रिडक्शन ऑफ अमाइड। अमाइड का कैसे रिडक्शन करा के हम लोग बना सकते हैं हमारा अमीन्स। देखिए उसके लिए कुछ नहीं करना है। अमाइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जहाँ पर RC+O होता है। इसमें होता ये है कि ये जो आप 2 बॉन्ड्स देख रहे हैं ना, ये 2 बॉन्ड्स टूटते हैं। तो एक बॉन्ड टूटेगा तो एक हाइड्रोजन इधर जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर लगेगा। एक और बॉन्ड टूटेगा तो एक और हाइड्रोजन इधर लगेगा, एक और हाइड्रोजन इधर लगेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ये वाला जो है ये क्या हो गया, H2O, ये H2O बन गया, ये पानी निकल गया। और ये वाला क्या बन गया आपका RCH2NH2, तो ये बन जाता है आपका RCH2NH2। समझ गए ना, ये बॉन्ड टूटेगा, ये वाला जो है ऊपर वाला वाटर निकल जाएगा और ये वाला जो रहेगा ये क्या हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा। और यहाँ रिएजेंट क्या यूज होता है, LiAlH4 और वाटर होता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में होता है, क्या होती है, रिडक्शन होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, गैब्रियल फिलेप्थमाइन सिंथेसिस। यहाँ पर होती है ट्रीटमेंट इथेनोइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH के साथ। इसमें क्या रिएक्शन है ये पूरा समझाती हूँ, फिर ये पढ़ा देती हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर फिलेप्थेलिमाइड जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है जो आप देख सकते हैं। इसमें N और देन H लग रखा है। N के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसकी रिएक्शन होती है KOH के साथ। KOH में K के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब यू कैन प्रिडिक्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ये जो नेगेटिव वाला है इसके साथ जाके चिपक जाएगा पॉजिटिव वाले के साथ, और ये जो पॉजिटिव वाला है इस नेगेटिव वाले OH के साथ जाके चिपक जाएगा। दैट्स इट। यहाँ पर ये देखिए ये सब स्ट्रक्चर सेम रहेगा। ये जो N है वो किसके साथ चला जाएगा, इस K के साथ चला जाएगा। ये हो गया। और यहाँ पर क्या होता है, अगर आप आगे इसी सेम ये जो आपका बना इसकी रिएक्शन अगर आप हेलो एल्केन्स के साथ कराते हैं तो आप जानते हैं कि हेलो एल्केन में जो X ग्रुप होता है यानी आपका जो हेलोजन ग्रुप एल्काइल ग्रुप से अटैच होता है, तो जो हेलोजन ग्रुप होता है दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके ऊपर तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, और जो आपका एल्काइल ग्रुप होगा वो तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का होगा। इसीलिए यहाँ पर जो N नेगेटिव है ये N नेगेटिव किसके पास जाएगा, ऑब्वियसली R ग्रुप के साथ अटैच होना चाहेगा, और ये जो K पॉजिटिव है वो किसके साथ अटैच होना चाहेगा, इस X के साथ अटैच होने चाहेगा। तो वही होगा आगे, ये जो N नेगेटिव है वो R के साथ अटैच हो जाएगा। हो गया। और ये क्या बन गया आपका N एल्काइल फिलेप्थेलिमिडीन बन गया। अब क्या होगा, ये जो आपका बना ये अब की बार क्या होगा, अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं NaOH एक्वस के प्रेजेंस में तो क्या होगा, ये हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और ये सब हटने के बाद ये क्या होगा, COO तक तो सेम रहेगा, RNH2 ये अलग से निकल जाएगा, और जो बचे हुए हैं वो क्या होगा, ये जो ONA है ना वो एक इसमें अटैच हो जाएगा, एक इसमें अटैच हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। और जो आ ये 1 डिग्री आपको अमीन बन के मिल गया, और ये तो एक्स्ट्रा एक प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो आपने इस तरीके से 1 डिग्री अमीन बनाया
बनाया है, तो वेरी इजी। इसमें एक क्या है ना कि आप एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि जो अगर आपको एरोमेटिक बनाना रहेगा तो ठीक है, यहाँ पर जो हमने हेलो एल्केन्स यूज किया है, हम लोग क्या करेंगे इसको, तो हम क्या करेंगे बेंजीन रिंग के साथ वाला हेलो एल्केन यूज करेंगे। तो हो सकता था, लेकिन एक्चुअली में यहाँ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो हेलो एल्केन्स में अगर आप बेंजीन रिंग के साथ हेलोजन अटैच होता है ना, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करता है, तो एरोमेटिक प्राइमरी अमीन नहीं बनता है। क्योंकि यहाँ पर याद रखिए कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करता यहाँ पर बॉन्ड वगैरह के चक्कर में। यहाँ पर बस इतना याद रखिए कि हम लोग इससे एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स नहीं बना सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं सेकंड लास्ट वाले पे, दैट इज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। वेरी इजी, जिसको स्टेप डाउन रिएक्शन क्यों कहते हैं वो समझाती हूँ। देखिए हम क्या लेंगे, RC≡ONH2। इसमें क्या होता है ना, ये C≡O ही उड़ जाता है, RNH2 बच जाता है, और जो एक्स्ट्रा बनता है Na2CO3 NaBr और H2O बचता है। इसमें क्या क्या और साथ में रिएक्शन होती है, Br2 और NaOH की रिएक्शन होती है। अगर आप ध्यान देंगे ना तो इसमें एक कार्बन लेस आपको मिलता है, जितने कार्बन से शुरुआत हुई है। अगर यहाँ 2 कार्बन थे तो रिएक्शन होने के बाद आपको एक ही कार्बन मिलेगा, यानी यहाँ पर एक कार्बन आपको कम मिलता है, तो ये क्या होती है, इसलिए इसको स्टेप डाउन रिएक्शन करते हैं। और कौन से वाले में एक कार्बन आपको ज्यादा मिलता था, आपको इस वाले रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स में जो रिएक्शन शुरू होने से पहले जितने कार्बन थे, रिएक्शन शुरू खत्म होने के बाद एक कार्बन ज्यादा मिलता था, और यहाँ पर एक कार्बन कम मिलता है। और एक और जो आपकी बुक में मेंशन नहीं है, दैट इज रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड या कार्बालमीन्स होता है। इसमें क्या होता है, आइसोसाइनाइड का जब आप रिडक्शन करते हैं H2 या PD या फिर AlH4 के प्रेजेंस में, तो आपको 2 डिग्री अमीन मिलता है। इंपॉर्टेंट कि 2 डिग्री अमीन को पाने के लिए आपको आइसोसाइनाइड के साथ रिएक्शन करना रहेगा, और 1 डिग्री पाने के लिए सिर्फ साइनाइड के साथ अगर आप रिएक्शन करते हैं, साइनाइड ऐसा होता है, तो अगर आप सिर्फ साइनाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, आपको 1 डिग्री अमीन मिलता है, और अगर आप आइसोसाइनाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो 2 डिग्री अमीन मिलता है। एट दिस पॉइंट आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म हो गया। आप चलिए शुरू करते हैं, आपके फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी क्या है। देखिए सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी आपकी फिजिकल स्टेट। देखिए जो लोअर एलिफेटिक अमाइंस होते हैं वो गैसेस होते हैं जिनमें फिशी ऑर्डर होता है, यानी कि फिश जैसी स्मेल होती है। प्राइमरी अमीन्स जो जिनमें 3 या उससे ज्यादा कार्बन हो जाते हैं वो लिक्विड के बन जाते हैं, और जिनमें ज्यादा हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, सॉलिड हो जाते हैं। एनालीन हो गया या अदर जो अराइल अमाइंस होते हैं, ये कलरलेस ही यूजुअली देखे जाते हैं, लेकिन जब आप इनको स्टोर करते हैं ना तो ये कलर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनकी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन हो जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, व्हाट इज दिस, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी सबसे पहले समझ जाइए कि एरोमेटिक अमीन्स तो कभी भी सॉल्युबल होते नहीं है। हम बात करेंगे एलिफेटिक की ही। एलिफेटिक जो होते हैं, जो लोअर एलिफेटिक अमीन्स होते हैं, वो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ बना सकते हैं। लेकिन याद रखिए यहाँ पर कि जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन मोलर मास, यानी दोनों का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। यानी अगर मोलर मास बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे साइज बढ़ता है ना, हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ने लगता है, यानी हाइड्रोफोबिक यानी पानी से डर लगने वाला पार्ट बढ़ेगा, तो वो क्यों पानी में मिलना चाहेगा, इसीलिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें हायर अमीन्स की, तो हायर अमीन्स यूजुअली देखा गया है कि ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। अगर हम लोग कंसिडरिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ नाइट्रोजन, ऑफ अमीन्स एंड ऑक्सीजन, ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो 3 होता है और 3.5 होता है रिस्पेक्टिवली, अगर हम देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अब यहाँ पर ये जो अमीन्स होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे अल्कोहल, ईथर, बेंजीन वगैरह में सॉल्युबल होते हैं। और एक और चीज़ कि यहाँ जो अल्कोहल्स होते हैं वो ज़्यादा पोलर होते हैं अमीन्स से, क्योंकि इनके पास स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है अमीन्स के कंपैरिजन में। चलिए अब बात करते हैं आपके लास्ट बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट का सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास बाय ब्रांचिंग, इस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास एंड बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ठीक है, इतना समझ आ गया। अगर आप सबसे पहले तो आइसोमेरिक अमीन्स की बात की जाए तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अब यहाँ पर इंटरमोलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप देखिए तो देखिए यहाँ पर आपको इंटरमोलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रहा है, लेकिन आप जैसे जैसे डिग्रीज बढ़ाते जाते, जैसे 2 डिग्री का हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, 2 डिग्री अमीन्स के केस में यहाँ हाइड्रोजन हट जाएगा, जिससे धीरे धीरे करके हम लोग हाइड्रोजन हटाते जा रहे हैं और उसकी जगह आर ग्रुप्स ऐड करते जा रहे हैं। जब हम लोग आर ग्रुप ऐड करते जाएंगे तो क्या होगा कि हाइड्रोजन बचेगा ही नहीं, हम लोग हाइड्रोजन हटा के आर ग्रुप ऐड कर रहे हैं। तो अगर हाइड्रोजन ही नहीं बचेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं होगी। इसीलिए यहाँ पर गिवन है कि अगर प्राइमरी और सेकेंडरी के केस में देखेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण यहाँ पर होता है इंटरमोलिक्यूलर एसोसिएशन, लेकिन अगर आप टर्शरी अमाइंस के केस में देखेंगे ना तो इनकी कोई इंटरमोलिक्यूलर एसोसिएशन नहीं होता है, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन एटम ही नहीं प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमने सारे हाइड्रोजन एटम हटा के तो आर ग्रुप लगा दिया है, इसीलिए। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग, अब शुरू करेंगे अपनी केमिकल रिएक्शंस कैसे इनकी होती है। दिस इज द लास्ट थिंग जो कि हमें पढ़ना है। अभी हमने ऑलमोस्ट अपना 50% चैप्टर खत्म कर चुके हैं। अब ध्यान से सुनना, केमिकल रिएक्शन, इसमें आपके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एटम के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है एंड यहाँ जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर जो प्रेजेंट होते हैं ना, इनके कारण क्या होता है, यहाँ पर अमीन्स
रिएक्ट करते हैं, अमीन्स आर रिएक्टिव, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, कितने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है नाइट्रोजन से जो जितने अटैच्ड हैं, यही डिसाइड करते हैं कि द कोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ अमीन कैसे होगा। इसीलिए जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों अमीन्स डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस करते हैं। तो यहाँ पर मोर ओवर जो अमीन्स होते हैं एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या हुआ, ऐसा समझिए कि जैसे आपका न्यूक्लियस होता है और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, तो जो आपका न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। ये जो अमीन्स है वो न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या हुआ कि ये पॉजिटिव यानी आपके न्यूक्लियस वाले से प्यार करेंगे तो क्या होगा, किससे नफरत करने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन यानी आपके नेगेटिव चार्ज से नफरत करने लगेंगे, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स या इलेक्ट्रॉन हेटर्स आप कह सकते हैं। इनको इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए, इनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है। बिकॉज आप देख सकते हैं ऑलरेडी एन के ऊपर 2 लोन पेयर है, ये ऑलरेडी परेशान है कि मेरे ऊपर ये इलेक्ट्रॉन्स आके बैठे हुए हैं, ये क्यों ही चाहेगा कि और इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास आए, इसलिए क्या हो जाता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। सबसे पहले कैरेक्टर हम शुरू करते हैं, दैट इज बेसिक कैरेक्टर। क्या होता है इसको मैं यहाँ पर समझाना चाहती हूँ, बहुत आसान से आपको समझ आ जाएगा। देखिए सबसे पहले बेसिक कैरेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई इफेक्ट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई इफेक्ट के, और साथ में के बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और पी के बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको मैं एग्जांपल से भी समझाने वाली हूँ। सबसे पहले ध्यान से सुनिए, यहाँ पर क्या होता है, एक है आपका अमोनिया, एक है आपका अराइल NH2। अराइल NH2 मतलब कि आपने बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लगा रखा है, और एल्काइल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपने ओपन चेन में NH2 लगा रखा है। ठीक है, इसमें अगर आप बेसिक प्रॉपर्टी देखेंगे तो अल्काइल की बेसिक प्रॉपर्टी ज़्यादा है rather than आपके जो बेंजीन के ऊपर आपकी NH3 लगी रहती है, rather than that किसकी ज़्यादा है, ओपन चेन वाले की। क्यों ज़्यादा है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात यहाँ पर होती है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट के कारण क्या होता है, यहाँ पर जो आपका कार्बन का ग्रुप है ना वो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स भेजता है, तो जिसके कारण ये जो N है इसके ऊपर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स को भगाना चाहता है। और जब ऐसा समझ जाइए कि अगर यहाँ से और इलेक्ट्रॉन ही आ रहा है तो ये इस इलेक्ट्रॉन को क्यों चाहेगा, इसको फेंक देगा, इसको बोलेगा जाओ भाई, इस पे ध्यान नहीं देगा, इसको हटा देगा और इसके साथ रहेगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर जब ये इन इलेक्ट्रॉन्स को फेंकेगा तो इससे क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होंगे। देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं वो लुईस बेस होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए थे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर दिखाएगा। अमोनिया नॉर्मल हो जाता है, यानी कि बेसिकली अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे तो बेसिक कैरेक्टर दिखाएगा ही। अगर अब बात करें अराइल की, तो अराइल में क्या हो जाता है ना कि यहाँ पर जैसे आपके बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लग रखा है, तो यहाँ पर जो आपका लोन पेयर है ना, लोन पेयर रेजोनेंस में यहाँ पर रेजोनेंस करने लगता है, यानी लोन पेयर जो होता है वो इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, इसीलिए ये डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होता है। इस केस में यहाँ पर जो आपका लोन पेयर था वो फ्री था, ये कोई रेजोनेंस नहीं कर रहा था, तो ये डोनेशन के लिए अवेलेबल था, और जो डोनेट करता है वही लुईस बेस होता है, तो इसलिए इसकी बेसिक कैरेक्टर ज्यादा हो गई। लेकिन यहाँ पर अराइल के केस में जहां बेंजीन रिंग के ऊपर आपने NH2 जोड़ रखा है, इसका जो लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर रेजोनेंस करने लगता है, और रेजोनेंस के कारण द इलेक्ट्रॉन यू आर ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट इज करंटली बिजी इन रेजोनेंस, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। तो यहाँ पर जो लोन पेयर होता है वो रेजोनेंस करता है, इसलिए वो अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए इसकी बेसिक प्रॉपर्टी घट जाती है, कम होती है एज कम्पेयर टू एल्काइल वाले के केस में। समझ आ गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें अल्काइल ही के केस में, तो इसमें ना 2-3 चीजें होती हैं, जस्ट रिमेंबर। अगर गैशियस फेज होता है और एक होता है एक्वस मीडियम, गैशियस फेज में बेसिक प्रॉपर्टी अलग होती है एंड एक्वस मीडियम में अलग होती है। क्यों होती है, यहाँ पर बेसिकली गैशियस फेज में क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट ही सिर्फ इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, लेकिन एक्वस मीडियम में इंडक्टिव इफेक्ट भी होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी होता है, सॉल्वेशन इफेक्ट भी होता है, इसीलिए इसका ऑर्डर अलग हो जाता है। इसके भी 2 सर्कमस्टांस बन जाते हैं। सबसे पहले मैं बताती हूँ, अगर आपको गिवन है कि अगर कोई एल्काइल अमीन है गैशियस फेज में तो क्या होता है, इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर वेरी सिंपल, 3, 2 and 1, बिकॉज ऑब्वियसली जो आपका ये वाला R होगा वो इलेक्ट्रॉन भेजेगा। इसमें 3 R इससे जुड़े हुए, 3 डिग्री में 3 R जुड़े हुए हैं, 3 तरफ से इसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये बोलेगा, ये चाहता है कि भाई ये वाला जल्दी से हट जाए, मेरे पास तो इतनी सारे इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ रही है। 2 के केस में 2 ही R ग्रुप है, तो बस 2 ही जो है वो प्लस आई इफेक्ट दिखाएंगे। इस तरफ सिर्फ एक ही R ग्रुप है, तो ये एक ही है जो प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, तो सबसे लेस ये वाला होगा और सबसे ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ डोनेट करना चाहेगा, तो ये हो गया गैशियस फेज के लिए। अगर कोई बोले कि एक्वस मीडियम के लिए
क्या होगा, तो एक्वस मीडियम के लिए वेरी इजी, इसमें दो सर्कमस्टांस बनते हैं। अगर इस तरीके से डबल बॉन्ड के साथ CH3 लगा है या फिर R डबल बॉन्ड के साथ C2H5 लगा हुआ है, जब CH3 लगा रहे तो ऑलवेज रिमेंबर 2 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है, देन 1 डिग्री एंड देन 3 डिग्री, और जब C2H5 हो तो 2 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है, देन 3 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। यही बस आपको याद रखना है। क्वेश्चंस में देगा कि यहाँ एक्वस मीडियम है कि गैशियस मीडियम है। गैशियस मीडियम रहेगा तो नॉर्मल 3, 2, 1 करके होगा, लेकिन एक्वस मीडियम में बिकॉज ऑफ इतने सारे इफेक्ट साथ में हो रहे हैं तो यहाँ आपकी कौन सा R ग्रुप प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करेगा कि कैसे रिएक्शन होगी। तो ये हो गया आपका, एक बार मैंने पूरा बेसिक कैरेक्टर समझा दिया है, क्वेश्चंस बनेंगे यहीं से बनेंगे, ठीक है। अब ये KB PKB क्या है वो समझाती हूँ, प्लस I माइनस I तो मैंने समझा दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका अमीन होता है ना, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे ईथर वगैरह में ये इनसॉल्युबल हो। को ये रिएक्शन हम लोग यूज करते हैं फॉर सेपरेशन ऑफ अमीन्स नॉन बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज सेम चीज लिखी है कि अमीन्स जो होते हैं उनके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन पे, जिसके कारण ये लुईस बेस की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाते हैं। इनके सर पे इलेक्ट्रॉन बैठा रहता है तो ये चाहते हैं भाई मैं इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दूं। अब ये PKB क्या होता है, तो ये क्या होता है, जो आप इक्विलिब्रियम चैप्टर अगर आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा तो उसमें क्या होता है, अगर कोई रिएक्शन होती है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बनता है, इस तरीके से K की रिएक्शन लिखी जाती है प्रोडक्ट रिएक्टेंट करके, तो फिर यहाँ पर PKB की वैल्यू निकलती है। ये आपको क्लास 11th का बेसिक इक्विलिब्रियम का आना चाहिए, तो आपको PKB समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पर जो PKB की वैल्यू देखी जाए ना, तो PKB की वैल्यू अमोनिया के लिए 4.75 है, यहाँ लिखी भी हुई है। और एलिफेटिक जो अमीन्स होते हैं ये स्ट्रॉन्गर बेसिस होते हैं अमोनिया के कंपैरिजन में, क्योंकि इनमें प्लस I इफेक्ट होता है जिससे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वगैरह हो जाती है नाइट्रोजन एटम पे। तो यहाँ पर जो PKB की वैल्यू होती है वो 3 से 4.22 के बीच में होती है। इंपॉर्टेंट, अमोनिया के केस में इतनी होती है और यहाँ जो एलिफेटिक अमीन्स के केस में इतनी होती है। और अगर आप एरोमेटिक में देखेंगे जिसमें रिंग वाला होता है, रिंग वाले अमीन्स में ये वीक बेसिस होते हैं अमोनिया के कंपैरिजन में, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है ऑफ द एराइल ग्रुप। एराइल ग्रुप के कारण इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर आ जाता है, ये गिवन है। चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने केमिकल प्रॉपर्टी पे। हमने खत्म कर लिया है बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन। बात करें अल्काइलेशन की, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अल्काइलेशन में क्या होता है, आपका जो RNH2 है ये क्या है, 1 डिग्री अमीन है। जब ये RX के साथ रिएक्शन करता है, अभी हमने देखा था, तो वो क्या बनता है, 2 डिग्री अमीन बना लेता है। फिर से RX के साथ रिएक्शन करता है तो 3 डिग्री अमीन बना लेता है। फिर से RX के साथ रिएक्शन करता है तो फिर कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनाता है। अगर आपको अभी भी याद नहीं आ रहा है तो जस्ट हमने पढ़ रखा है। मैं देखिए, जब हमने ये वाली रिएक्शन पढ़ी थी तो यहाँ पर क्या अमोनोलाइसिस जो हो रहा था, हॉफमैन अमोनोलाइसिस, तो इसमें जब हम लोग देख रहे थे तो जब RX एक्सेस में ले रहे थे तो इस तरीके से रिएक्शन चलते जा रही थी, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बन जा रहा था। और फिर क्योंकि आपका RX एक्सेस में था तो रिएक्शन रिएक्ट करते ही जा रहा था और 3 डिग्री रिएक्ट करके क्वार्टिनरी अमोनियम सॉल्ट बना रहा था। तो यही तो है आपका एल्काइलेशन, यही तो अभी हमने जस्ट देखा। फिर अब बात करते हैं एसाइलेशन प्रॉपर्टी की। एसाइलेशन में क्या होता है, जो एलिफेटिक एंड जो एरोमेटिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस होते हैं ना, वो रिएक्ट करते हैं एसिड क्लोराइड्स के साथ, एनहाइड्राइड के साथ, ईस्टर के साथ, ताकि न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो पाए। अब इसका मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं, ये याद कर लीजिए। देखिए सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर जो आपका क्या है, अमाइन है। जब अमाइन को आप रिएक्ट करते हैं बेस एंड देन यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट दे रखा है। अगर सबसे पहले बात करते हैं CH3COCl, तो इसमें क्या होता है, H और Cl साथ चला जाता है और यहाँ HCl बना देता है, HCl बन जाएगा और बचे हुए जुड़ जाते हैं, यानी कि RNH बच जाएगा, क्योंकि एक ही H तो गया है, HCl में एक H बचा हुआ है, तो RNH और इससे क्या अटैच हो जाएगा, CH3COO, तो ये हो गया COO वाला हो गया एंड CH3 आपका जुड़ गया। तो ये इस तरीके से होता है। अगर आप यहाँ देखिए C2H5COCl लेते हैं तो अगेन एक H Cl के साथ चला जाएगा, HCl बना लेगा, एक H यहाँ बचा रहेगा, एक H फिर इसके साथ जुड़ जाएगा, ये जो बचा और ये जो है बचा हुआ, ये दोनों साथ हो जाएंगे तो ये कंपाउंड बन जाएगा। देखिए CO है लेकिन C डबल बॉन्ड O, यहाँ याद रखिएगा CO कैसे एक दूसरे से अटैच है, डबल बॉन्ड से अटैच है। अब यहाँ पर एक रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं, दैट इज CH3CO, देन बीच में भी O है, C है, देन अगेन O है एंड देन CH3 है, याद रखिएगा। इसमें क्या होगा, यहाँ पर होगी बॉन्ड ब्रेकेज और ये वाला पार्ट पॉजिटिव पार्ट बन जाएगा, ये वाला पार्ट आपका नेगेटिव पार्ट बन जाएगा। तो क्या होगा, आपका जो ये वाला जो आपका पॉजिटिव पार्ट है ये निकल जाएगा और ये वाला जो बचा हुआ पार्ट है ये इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट जो है वो क्या हो गया आपके साथ, इसके साथ अटैच, ये हो गया साथ में अटैच दोनों, और ये वाला जो पार्ट है वो निकल गया है। तो दिस इज द रिएक्शन। चलिए एक बार NCERT भी साथ ही में
पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर हो क्या रही है, यहाँ हो रही है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहे हैं एसाइलेशन के रिएक्शन से उनको क्या बोलते हैं, अमाइड कहते हैं। तो याद रखिएगा, एंड ये रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में होती है देन द अमाइड लाइक पायरिडीन विच रिमूव्स HCl। ये HCl रिमूव कर देती है और इक्विलिब्रियम को राइट साइड शिफ्ट कर देती है। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन आते हैं हम लोग कार्बोलमीन रिएक्शन की। ठीक है, तो ये एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स जब होते हैं, जब उनको हीट किया जाता है किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफॉर्म और इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में। ये है आपका इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म। ये है क्लोरोफॉर्म और इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में जब आप एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राइमरी अमीन को, याद रखिएगा प्राइमरी अमीन को हीट करते हैं तो क्या आपको मिलता है, कार्बोलमीन मिलता है या फिर आइसोसाइनाइड मिलता है। इसीलिए इसको ये जो होता है वो फाउल स्मेल देता है। तो आप समझ जाइएगा कि हाँ ये अमीन था, और इस पूरे टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोलमीन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं, जो कि सिर्फ अगेन प्राइमरी अमीन्स के लिए ही होता है, 1 डिग्री अमीन के लिए ही ये होता है। चलिए अब बात करते हैं रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। यहाँ पर ना 3 क्लासेस ऑफ अमीन रिएक्ट करते हैं डिफरेंटली नाइट्रस एसिड के साथ, जो कि प्रिपेयर्ड इन सीटू फ्रॉम मिनरल एसिड एंड सोडियम नाइट्रेट। इसमें क्या होता है ना, एक होता है आपके एलिफेटिक वाले यानी ओपन चेन वाले, और एरोमेटिक वाले हो गए रिंग वाले, जिनके साथ अगर रिएक्शन कराया जाए तो। सबसे पहले बात करते हैं एलिफेटिक अमीन जब रिएक्ट करते हैं नाइट्रस एसिड यानी HNO2 के साथ, तो क्या होता है, ये अमीन है एलिफेटिक वाला है और ये क्या है आपका HNO2 है। तो यहाँ पर ना NaNO2 प्लस HCl भी आप ले सकते हैं, HNO2 ले सकते हैं या NaNO2 प्लस HCl ले सकते हैं। तो किसकी फॉर्मेशन होती है यहाँ पर, RN2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव विच इज हाईली अनस्टेबल। ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। इसका नाम क्या होता है, डाइजोनियम सॉल्ट होता है। ये अनस्टेबल होता है जो बीच में फॉर्म होता है। तो तुरंत ही यहाँ पर H2O के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, ये N2 को लिबरेट कर देता है, नाइट्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है एंड HCl की फॉर्मेशन होती है एंड ROH बन जाता है, यानी आपका एल्कोहल बन जाता है। यानी अगर आपको टेस्ट लेना है नाइट्रस एसिड के साथ तो क्या करेंगे, जब आप अमीन को नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बीच में ना एक बहुत ही अनस्टेबल सा डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। क्योंकि ये अनस्टेबल होता है, तुरंत ही वाटर के साथ रिएक्ट करके ये एल्कोहल बना देता है और N2 को हवा में छोड़ देता है और HCl प्रोडक्शन कराता है। यहाँ पर तो ये जो क्वांटिटेटिव इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन होता है ना, यही यूज होता है किसके लिए, अमीनो एसिड और प्रोटीन के एस्टिमेशन के लिए। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब बात करते हैं अगर एरोमेटिक अमीन हो यानी कि आपके रिंग चेन वाला अमीन हो तो क्या होगा। तो होता यह है कि अगर आप इसको रिएक्ट कराते हैं नाइट्रस एसिड के साथ यानी HNO2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या बनाता है, कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनाता है, दैट इज बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड बनाता है, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं C6H5, ये हो गया C6H5 एंड उसके ऊपर लगा है N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, साथ में NaCl और H2O निकलता है। तो एंड प्रोडक्ट्स इसमें ये बनता है। तो इसमें जो एरोमेटिक अमीन्स होते हैं ये नाइट्रस एसिड के साथ लो टेम्परेचर में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी और जो टर्शरी अमीन्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ डिफरेंट मैनर में। इतना समझ गए आप। तो यहाँ पर ये जो होता है ना, ये जो आपका बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड होता है ये स्टेबल होता है लो टेम्परेचर में, इसीलिए हम लोग यहाँ लो टेम्परेचर में रिएक्शन कराते हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ, जब आप एलिफेटिक अमीन्स को रिएक्शन करा रहे हैं HNO2 के साथ तो क्या बन रहा है, अल्कोहल, NO2 हवा में लिबरेट हो जा रहा है और HCl बन रहा है। वही अगर आप एरोमेटिक अमीन्स को रिएक्शन करा रहे हैं लो टेम्परेचर में किसके साथ, आपके HNO2 के साथ, तो आपको बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड मिल रहा है, NaCl और H2O मिल रहा है। चलिए अब बात करते हैं रिएक्शन विथ अराइल सल्फोनिक क्लोराइड, जो कि ये होता है C6H5SO2Cl, जिसका इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। ये बोर्ड एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, जहाँ पर एक बेंजीन रिंग होती है जिसमें S डबल बॉन्ड O एंड देन Cl लगा रहता है। ये इसको और क्या बोलते हैं, ये जो आप देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं। याद रखिएगा, ये बोर्ड्स में भी पूछे जाते हैं एंड यहाँ भी जो भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये किस लिए यूज होता है, हिंसबर्ग रिएजेंट यूज होता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन को डिफरेंशिएट डिस्टिंग्विश करने के लिए, समझने के लिए कि ये 1 डिग्री का है, 2 डिग्री का है कि 3 डिग्री का है। हम रिएक्शन कराते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ। तो कैसे पता चलेगा कि कोई अमाइन 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री का है। देखिए, आपको
कोई आपने अमीन लिया, अब आपको नहीं पता है वो अमीन 1 डिग्री है, 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है, तो सबसे पहले आप रिएक्शन कराइए हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ। अगर वो रिएक्ट कर रहा है तो या तो वो 1 डिग्री होगा या 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री तो कभी होगा नहीं, क्योंकि 3 डिग्री अमीन कभी भी आपके हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है। अब आपको कंफर्म हो गया कि ये रिएक्शन कर रहा है, यानी 1 डिग्री या 2 डिग्री में से ही कोई होगा। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि 1 डिग्री है कि 2 डिग्री? अगर 1 डिग्री होता है तो एल्कली में सॉल्युबल होता है, और 2 डिग्री इज इनसॉल्युबल इन एल्कली, यानी जो आपका ये बना ना, ये एल्कली में अगर सॉल्युबल हो गया यानी समझ जाइए कि 1 डिग्री था, और अगर ये एल्कली में सॉल्युबल नहीं हुआ तो समझ जाइए कि ये 2 डिग्री का अमीन था। तो वेरी इजी, किस तरीके से हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री को एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा के देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पर ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन टू NH2 ग्रुप एक तरीके से हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला सेंटर बन जाता है, इसीलिए जो NH2 ग्रुप होता है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है एंड पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। तो इसलिए जो NH2 ग्रुप होता है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, इतना समझ आ गया। ठीक है, सबसे पहले हम रिएक्शन देख रहे हैं ब्रोमिनेशन की रिएक्शन। ब्रोमिनेशन की अगर आप रिएक्शन में देखेंगे तो जो एलीन होता है वो रिएक्ट करता है ब्रोमीन वाटर से, रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट करता है और व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो अनिलीन। तो इसमें क्या है, जब आपका ये आप ध्यान से देखिए, यहाँ मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि मेन प्रॉब्लम जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है एरोमेटिक अमीन्स का, तो ये बहुत हाई रिएक्टिव होते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन जो है ना वो होती है ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे ही होती है। क्यों होती है, अब समझ आ गया, ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी सब्स्टिट्यूशन। अब आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके ब्रोमीन लग जा रहा है। अगर आप चाहें कि मुझे नहीं चाहिए ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे, हमें सिर्फ पैरा पोजीशन पे चाहिए, हमें ये ऑर्थो पे ब्रोमीन नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं, हम प्रोटेक्ट कर देते हैं NH2 ग्रुप को एसाइलेशन करा के। किससे, एसिटिक एनहाइड्राइड से एसाइलेशन करा के। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो ये लोन पेयर है ना, जब इस लोन पेयर के कारण ही आपका यहाँ पर जब रेजोनेंस हो रही है तो यहाँ ऑर्थो और पैरा पे डायरेक्ट हो जा रहा है। अगर हम किसी तरीके से इस लोन पेयर को भटका दें तो शायद हमें जो ये चाहिए, पैरा चाहिए, हमें ऑर्थो चाहिए ही नहीं, तो शायद हमें वो मिल जाए। कैसे करेंगे, हम इसकी रिएक्शन एनालीन की रिएक्शन किसके साथ करा देंगे, पायरिडीन CH3CO2O के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो क्या होगा, इस तरीके से ये जाके जुड़ जाएगा NH2 में। तो जब ये जुड़ेगा तो ये जो अब आपका लोन पेयर है, ये लोन पेयर इधर भी रेजोनेंस कर सकता है, इधर भी रेजोनेंस कर सकता है। ऊपर वाले केस में उसको एक ही जगह रेजोनेंस करने की मिली थी, और अब की बार जब इसके पास 2 जगह है रेजोनेंस करने की, तो ये भटक जाएगा। और फिर जब हम इसकी रिएक्शन वही Br2 के साथ कराएंगे, सेम रिएक्शन आगे चलेगी, तो यहाँ पर आपका Br2 सिर्फ और सिर्फ कौन से पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे लगेगा। लेकिन आप बोलेंगे कि ये ऊपर क्या उलझुल चीजें लग गई हैं, तो हटा दीजिए इसको, OH- या H+ से रिएक्ट करा के ये हट जाता है, NH2 बच जाता है, और बन गया आपका पैरा पे ब्रोमीन लगा वाला कंपाउंड बन गया, 4 ब्रोमो एनिलीन बन गया। तो क्या किया हमने इस लोन पेयर, हमें पता था कि इस लोन पेयर के कारण ही ऑर्थो और पैरा दोनों पे ब्रोमीन लग जा रहा है। अगर हम लोग किसी तरीके से अगर NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट कर दे एसाइलेशन करा के, तो क्या होगा, एसाइलेशन करा के हमने इसको डिस्टर्ब कर दिया, ये इधर भी रेजोनेंस कर सकता है, तो ये डिस्टर्ब हो गया। तब तक क्या हुआ, आपका मेजर प्रोडक्ट में पैरा डायरेक्टिंग Br लग गया, लेकिन ऊपर कुछ उलझुल चीजें लग चुकी है, तो हम इसको हटा देंगे ये रिएक्शन करा के OH- के साथ, और आपको सिर्फ पैरा डायरेक्टिंग NH2 लगा हुआ मिल जाएगा एनिलीन। ठीक है, यही सेम चीज गिवन है, ये सब रेजोनेंस वगैरह का गिवन है। चलिए अब बात करते हैं नाइट्रेशन क्या होता है। यहाँ पर डायरेक्ट नाइट्रेशन जब आप एनिलीन की कराते हैं तो आपको टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इन एडिशन टू देयर नाइट्रो डेरिवेटिव्स मिलता है। मोर ओवर अगर आप स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में होते हैं तो जो एनिलीन होते हैं वो प्रोटोनेटेड हो जाते हैं, क्या फॉर्म करने के लिए, एनिलीनियम आयन, जो कि मेटा डायरेक्टिंग होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये रीजन भी बोर्ड्स वगैरह में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं इसको एक बार समझाती हूँ। देखिए, जब आप एनिलीन को यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लगाए, इसको रिएक्ट कराते हैं HNO3 H2SO4 228 केल्विन पे, तो क्या होता है, यहाँ पर 51% ये वाला कंपाउंड मिलता है, 47% ये वाला कंपाउंड मिलता है, और 2% ये वाला कंपाउंड मिलता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो ए वाले कंपाउंड होते हैं पैरा डायरेक्टिंग, वो मेजर होने चाहिए थे, लेकिन आप खुद सोचिए ये कोई 90% मेजर नहीं है, जस्ट 51%। और आप सोचिए
यहाँ पर ये क्या है, मेटा डायरेक्टिंग क्यों, आपका मेटा डायरेक्टिंग क्यों बन गया है 47%, इतना ज़्यादा। यहाँ बेसिकली होता है क्योंकि ये रिएक्शन जो होती है वो एसिडिक मीडियम में होती है। तो जब NH2H+ के साथ यानी एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करता है ना, तो एक एनिलीनियम आयन बनता है यानी कि NH3 पॉजिटिव बनता है, जो कि मेटा डायरेक्टिंग होता है। इसीलिए ये रीज़न पूछा जाता है कि बनना तो इसको 51% सबसे ज़्यादा चाहिए था, चलो बन रहा है, लेकिन ये क्यों 47% बेमतलब का बन रहा है, ये ज़्यादा इसलिए मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट ज़्यादा इतना 47% इसलिए बन रहा है क्योंकि यहाँ क्या होती है, जब रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती है तो एनिलीनियम आयन का फॉर्मेशन होती है जो कि मेटा डायरेक्टिंग होती है। यही यहाँ पर सेम चीज़ एनसीईआरटी मेंशन करती है, ठीक है। तो अब अगर आप चाहते हैं कि ये वाला मेटा डायरेक्टिंग वाला ना बने, हम तो चाहते हैं कि सिर्फ पैरा डायरेक्टिंग वाला बने, तो अभी तक आपको कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना, मेटा पैरा ऑर्थो। देखिए मैं फिर से एक बार समझा देती हूँ, ये जो दो पोजीशंस होती हैं दोज आर ऑर्थो पोजीशन। ये पोजीशन आपकी मेटा पोजीशन कहलाती है और ये पोजीशन आपकी पैरा पोजीशन कहलाती है। ऐसे याद कर लीजिए, सबसे नीचे पैर होता है तो पैरा पोजीशन याद हो गया, ऊपर आपका ऑर्थो पोजीशन हो जाता है और बीच में पैरा और ऑर्थो के बीच में क्या होता है, आपका मिडिल में मेटा पोजीशन हो गया। ये इसीलिए ऑर्थो पैरा मेटा मैंने शुरू में एक्सप्लेन नहीं किया, बट अब यू कैन अंडरस्टैंड कि ये क्या है। अगर आपको बेसिक्स भी नहीं पता है तो मैं बेसिक्स भी साथ लेके चल रही हूँ, ठीक। तो अगर आपको चाहिए कि हमें तो सिर्फ पैरा डायरेक्टिंग वाला कंपाउंड चाहिए, हमें ये मेटा डायरेक्टिंग वाला कंपाउंड नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, वही सेम चीज़ करेंगे जो पीछे किया था। हमने इसको पता था तो हम क्या कर रहे थे, इसको भटका दे रहे थे यानी प्रोटेक्ट कर दे रहे थे NH2 ग्रुप को। तो ऐसे ही करेंगे हम, फिर से NH2 ग्रुप को जब प्रोटेक्ट कर देंगे तो हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, पैरा डायरेक्टिंग ही बनेगा। और फिर बाद में ये जो ऊपर उलझुल चीज़ें लग रखी है उसको हटा देंगे, OH- और H+ के साथ रिएक्शन करा के, तो NH2 और NO2 बनता है। तो दिस इज द रिएक्शन। नाइट्रेशन कैसे होती है, अगला रिएक्शन की बात करते हैं। सल्फोनेशन में क्या होता है, जो एनिलीन होता है वो रिएक्ट करता है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 के साथ, क्या बनाता है, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है, कोई ये वाला कंपाउंड बनाता है। फिर ये जो है जब हीट किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के ही प्रेजेंस में, जब 473 केल्विन पे हीट किया जाता है, तो ये क्या बनाता है, आपका पैरा डायरेक्टिंग P अमोनोबेंजीन बनाता है, दैट इज सल्फोनिलिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट, सल्फोनिलिक एसिड बनाता है। और ये जो होता है ना, ये सल्फोनिलिक एसिड को कॉमनली कहा जाता है, एक्चुअल नाम है P अमाइनोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये होती है आपका मेजर प्रोडक्ट। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो होता है ना आपका सल्फोनिलिक एसिड, ये ज्विटर आयन के फॉर्म में होता है यानी इंटर कन्वर्टेबल होता है, ये अनस्टेबल होता है, इसलिए ये ज्विटर आयन बनता है। तो सल्फोनेशन आपको समझ आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट है कि एनिलीन जो होता है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं करता है क्योंकि यहाँ सॉल्ट फॉर्मेशन वो कर लेता है एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ। और एल्यूमिनियम क्लोराइड जो कि एक तरीके से लुइस एसिड है, जो कैटलिस्ट करता है रिएक्शन को, वो कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन करके ही एनिलीन कुछ और सॉल्ट फॉर्म में कर दे रहा है, इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं हो रही है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब आगे चलते हैं, हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में जानते हैं, ये क्या होता है। डाइजोनियम सॉल्ट का जो पूरा एनसीईआरटी है ना, इसको पूरा पढ़ने की जगह मैं ना आपको एक माइंड मैप बता रही हूँ। इस माइंड मैप को देख लीजिए तो आपको ये कुछ भी यहाँ तक एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वाला मैं पढ़ा दूंगी, ये वाला और आपको ये वाला जो पार्ट है ये मैं आपको एक माइंड मैप से समझा दे रही हूँ, ये ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। सबसे पहले ध्यान से सुनिए, यहाँ पर है आपका एक बेंजीन का हम करते हैं नाइट्रेशन, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के साथ। तो यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ पर बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप इस तरीके से जुड़ जाता है। जब फिर हम इस NO2 ग्रुप का रिडक्शन कराते हैं इसके प्रेजेंस में, तो क्या होता है NH2 ऐसे ऊपर O2 की जगह H2 आ जाता है, ठीक है। फिर अगर हम इसका डायजोटाइलेशन कराते हैं NO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे आइस कोल्ड वाटर में, तो क्या होता है, यहाँ जो NH2 है ना, ये क्या बन जाता है N2 प्लस और Cl माइनस बन जाता है। अब ये जो आपका बनाना, इससे आगे 3 रिएक्शंस हम बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो आपका N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है ना, अगर ये वाला जो आपका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, अगर ये HBA4 के साथ रिएक्ट करता है तो N2 पॉजिटिव BA4 नेगेटिव ऊपर लग जाता है। फिर जब इसे हीट करते हैं तो आपके क्या हो जाता है, आपके बेंजीन रिंग पे सिर्फ फ्लोरीन बचता है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, बाल्स-शिमैन रिएक्शन कहते हैं। तो रिमेंबर बाल्स-शिमैन रिएक्शन, जब आप इसको रिएक्ट करते हैं HBF4 के साथ और जो बनता
बनता है उसको अगेन आप हीट करेंगे तो बेंजीन रिंग के ऊपर फ्लोरीन ऐड हो जाता है। अब चलते हैं दूसरा, अगर आप KCN अल्कोहलिक KCN को हीट करते हैं, यानी कि इसको हीट करते हैं अल्कोहलिक KCN के साथ, तो क्या होता है इसके ऊपर CN लग जाता है। अब 3 प्रोसेस है, अगर ये जो CN लगा, आपने पार्शियल हाइड्रोलिसिस की, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की और रिडक्शन। अगर आपने पार्शियल हाइड्रोलिसिस की तो CONH2 हुआ, अगर कंप्लीट किया तो COOH लग जाता है, और अगर आपने रिडक्शन की है तो CH2NH2 हो जाता है। इंपॉर्टेंट, ये तीनों याद कर लीजिए। अब चलिए अगले प्रोसीजर पे चलते हैं। अगर सेम चीज़ को हम क्या करें, अगर वाटर हीट करते हैं, वाटर के साथ हीट करते हैं, तो क्या होता है इसके ऊपर OH लग जाता है, यानी फिनॉल बनता है, N2 बनता है और HCl बनता है। अगर H2PO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो नॉर्मल बेंजीन N2HCl H3PO3 बनता है। अगर हम लोग CuCl या HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्लोरीन ऊपर लग जाता है और N2 बनता है। अगर हम लोग CuBr के साथ रिएक्शन करेंगे तो ब्रोमीन ऊपर लगेगा। अगर हम लोग Ki के साथ रिएक्शन करेंगे तो आयोडीन ऊपर लगेगा। अगर हम लोग CuHCl के साथ रिएक्शन करेगा तो क्लोरीन ऊपर लगेगा। और अगर CuHBr के रिएक्शन करेंगे साथ में तो क्या लगेगा, ब्रोमीन ऊपर लगेगा। तो देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो अगर आपको बेंजीन रिंग के ऊपर फ्लोरीन लगाना है तो ये बाल्च-शिमन रिएक्शन करना पड़ेगा, ये अलग से रिएक्शन है। अगर आपको फ्लोरीन लग गया, अब अगर आपको क्लोरीन लगाना है तो ये वाला रिएक्शन है। अगर आपको ब्रोमीन लगाना है, अगर आपको आयोडीन लगाना है, क्लोरीन के लिए एक और प्रोसेस है और ये ब्रोमीन के लिए एक और प्रोसेस है। ये वाली जो रिएक्शन होती है उसको सैंडमेयर्स रिएक्शन कहते हैं और ये जो रिएक्शन होती है उसको गटरमैन रिएक्शन कहते हैं। तो देखिए एक बार मैं आपको NCERT भी बता देती हूँ ताकि आपको एक बार समझ आ जाए कि ये जो माइंड मैप है वो ऑलरेडी सेल्फ सफिशिएंट है ये 2 पैराग्राफ के लिए, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं सेम सैंडमेयर रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन हो रहा है, डाइजोनियम सॉल्ट है कैसे वो बन रहा है। अब यहाँ पर एक फिजिकल प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा है जो मैं आपको पढ़ा देती हूँ, जो कि उस माइंड मैप में मेंशन नहीं है, तो ध्यान से सुनिए। जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ना, ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जो कि सॉल्यूबल इन वाटर होता है एंड ये स्टेबल होता है कोल्ड में, लेकिन ये वाटर से रिएक्ट तभी करता है जब ये वाटर वार्म हो। तो याद रखिए ये स्टेबल कोल्ड में है, लेकिन रिएक्शन ये जब तक वार्म वाटर आप नहीं लेंगे नहीं होगा। ये डिकम्पोज ईजिली हो जाता है ड्राई स्टेट में, और जो बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट है इन वाटर जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है और स्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, ये मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टी बता दी। चलिए अब शुरू करते हैं रिएक्शन जिनमें डाइजो ग्रुप का रिटेंशन इन्वॉल्व हो, दैट इज नोन एज कपलिंग रिएक्शन। देखिए यहाँ पर जो एजो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेट सिस्टम जिनमें 2 एरोमेटिक रिंग्स होते हैं वो एक दूसरे से ज्वाइन हो जाते हैं NN बॉन्ड के कारण। नहीं समझ आ रहा होगा, यहाँ एग्जांपल से समझाऊंगी, पहले NCERT पढ़ लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको भी सुकून रहे कि भाई NCERT पढ़ा रही है। दीज कंपाउंड्स आर ऑफन कलर्ड, यहाँ पर ये आपको ना कलर कुछ देते हैं, क्या कलर देते हैं वो भी समझाने वाली हूँ, जो कि डाई में यूज होता है। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो होता है वो जब फिनॉल के साथ रिएक्शन करता है, तो ये है आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और ये है आपका फिनॉल। तो फिनॉल जो है जब आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये जो आप H देख रहे हैं और ये जो क्लोरीन है ना, ये साथ साथ मिलके HCl निकल जाता है और आपका ये जो आपका पूरा कंपाउंड है इतना और ये जो आपका पूरा कंपाउंड है इतना, ये साथ में जुड़ जाते हैं और यहाँ क्या बना लेते हैं आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो है NN ये है और ये देखिए ये वाला कंपाउंड ये हो गया और ये वाला कंपाउंड ये हो गया, दोनों साथ जुड़ के क्या बना लिए, P हाइड्रोक्सीएजोबेंजीन बना दिए, जो कि एक ऑरेंज डाई हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और इसी रिएक्शन को कपलिंग रिएक्शन करें, कपल बना दे रहे हैं आप, एक ये दूसरा कोई आदमी था दूसरा आदमी था, बीच से ये हटा और दोनों साथ हो गए, कपलिंग रिएक्शन होगी। वेरी इंपॉर्टेंट, यही होती है आपकी कपलिंग रिएक्शन, जिसमें ये जो आपका बना वो ऑरेंज डाई में यूज होता है। सिमिलर रिएक्शन अगर आप डाइजोनियम सॉल्ट को जब आप एनिलीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपको क्या मिलता है, P अमाइनो एजोबेंजीन मिलता है, जो कि येलो डाई होता है। यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, ये हट जा रहा है और ये दोनों कपल्स बन जा रहे हैं, साथ हो जा रहे हैं, तो ये हो रहा है। तो याद रखिए, ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ, आप अपनी बुक में भी हाईलाइट कर दीजिए कि यहाँ पर जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है वो फिनॉल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, P हाइड्रोक्सीएजोबेंजीन बनाता है। और दूसरा क्या एग्जांपल दिया गया है बुक में, डाइजोनियम सॉल्ट जब रिएक्शन करता है एनिलीन के साथ तो P अमाइनो एजोबेंजीन बनाता है। ये जो होता है ये वाला होता है आपका येलो डाई होता है और ये वाला आपका ऑरेंज डाई होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि ये लास्ट है हमारा कि इंपॉर्टेंस क्या है डाइजोनियम सॉल्ट का एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाने में। सबसे पहले इसीलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपको एरोमेटिक रिंग के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, CnOH वगैरह को लगाना है तो ये बहुत अच्छा काम करता है।
यहाँ पर यह अगर आपको साइनो ग्रुप लगाना है तो आप डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते हैं। एराइल फ्लोराइड लगाना है तो यहाँ पर आप डायरेक्ट हाइड्रोजन नहीं लगा सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर आपको डाइजो ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर अगर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, डाइजो की हेल्प से एरोमेटिक के अंदर लगा सकते हैं। तो बाय दिस आई हैव एंडेड दिस चैप्टर, पूरी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड, मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। जय हिंद।